हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों को एक रॉक मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली रॉक मैकेनिक्स के लेक्चर्स ये ऑनलाइन क्लासेस में भी डालेंगे और हो सकता है तो ये मैं यूट्यूब में भी डालूँ। तो रॉक मैकेनिक्स का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डीजे देशमुख ईएमटी वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके डीजे देशमुख वॉल्यूम में नहीं दिए हुए हैं। अदर आपको कुछ साइड बुक फॉलो करने पड़ सकते हैं, जैसे ए के गोराई को, सुनील कुमार सिंह को, अली मुर्तजा साहब को, या फिर कोई भी आप जो किताब आपको ठीक लगता है आप साइड बुक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट डीजे देशमुख में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग वही सब टॉपिक को बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आपके काम के लायक जितनी भी चीजें होंगी उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसका बहुत सारा पार्ट आएगा अभी। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो लास्ट चांसेस है आपके लिए, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी ये क्लासेस का ज्वाइनिंग क्लोज करने वाला हूँ। इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं, अगर नहीं ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और जाके ब्लैक डायमंड सर्च करना है। ब्लैक डायमंड का ये लोगो आएगा। इस लोगो के साथ आपका 5 स्टार रेटिंग वाला एक एप्लीकेशन मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर एमसीएल एसएससीएल का बैच लेंगे तो इसमें आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से लेके टेस्ट से लेके एमसीक्यू से लेके पीडीएफ से लेके आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अलग से टेस्ट सीरीज जो इसका है वो परचेज कर सकते हैं। बट अगर क्लास लेंगे तो टेस्ट उसमें इंक्लूडेड रहेगा, बाकी जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे। चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा आपके टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं रॉक मैकेनिक्स के ऊपर कि आखिर वाकई में रॉक मैकेनिक्स होता क्या है। तो बेसिकली जो रॉक होते हैं, आपके चट्टान होते हैं, ठीक है, इसके कुछ लेयर्स होते हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये। ठीक है, तो समझिए एक कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले तो हमारा अर्थ का सरफेस हो गया। इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए एक पेड़ है, एक आदमी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना, तो जो आपका सरफेस है उसके ऊपर में एक लेयर होता है। ये लेयर जो बनता है वो आपके जो लीव्स होते हैं, पेड़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये मरने से, इनके सड़ने से, गलने से बनती है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है और टॉप सॉइल लेयर में सबसे ऊपर होता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग रॉक में कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स और बेसिकली ह्यूमस होता है, एक तरह से कंपोस्ट होता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। इसके नीचे में हम जब आते हैं तो हमको मिलता है सॉइल। सॉइल बेसिकली क्या है? जो सॉइल, जो रॉक होता है, उसी रॉक के इंटीग्रेशन से बनता है। यानी इंटीग्रेशन मतलब उसके टूटने से, उसके उसमें हवा के दबाव आने से, हवा के प्रेशर से उसके कण अलग होते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग रॉक में कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद इसके नीचे आता है सब सॉइल। सब सॉइल बेसिकली क्या होता है? तो जो रॉक होते हैं, रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं और उसी में आपके कुछ सॉइल्स भी, यानी कि कुछ सेडिमेंट के पार्टिकल भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ छोटे टुकड़े भी होते हैं। तो हम लोग सब सॉइल को जनरली रॉक में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा रॉक होता है, रॉक बेसिकली है क्या? तो जमीन के नीचे जब कभी भी आप कोई भी सॉलिड मास को देखते हैं, लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। ठीक है, रॉक का मैकेनिक्स क्या होता है? तो जब हम इसमें होने वाले अलग अलग टाइप के मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, इसके मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, इसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम रॉक मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो रॉक मैकेनिक्स बेसिकली एक स्टडी है जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस लगते हैं, अलग अलग टाइप के जो फेनोमेनन होते हैं, अलग अलग टाइप के जो इन्वायरमेंट होते हैं रॉक्स के, उसके मैकेनिक्स को, यानी कि उन चीजों को पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग रॉक मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स में जनरली जो रॉक होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के रॉक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ रॉक लिख के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो रॉक हो सकता है वो हो सकता है होमोजीनियस। होमोजीनियस आखिर क्या होता है? होमोजीनियस रॉक का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस रॉक का मतलब होता है कि एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके वो बनते हैं। एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके वो बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली होमोजीनियस रॉक। जैसे जैसे जो आपका गोल्ड होता है ना, नेटिव गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव गोल्ड, ये जनरली एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके पूरा का पूरा गोल्ड बनता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की मात्रा होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की मात्रा होती है। तो इसी को हम लोग सिंगल एलिमेंट वाला कह सकते हैं, वन एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर हम होमोजेनियस रॉक कह सकते हैं। इस तरह से जो सिल्वर के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर पाया जाता है। इस तरह से जो ग्रेफाइट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ऐसे चट्टानों को हम लोग होमोजेनियस रॉक कहते हैं। इसके बाद अक्सर पूछा जा सकता है
कि हेट्रोजीनियस रॉक क्या कहते हैं। हेट्रोजीनियस रॉक किसको कहते हैं, तो जिसमें दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट या दो से ज्यादा अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मिलकर बनाते हैं, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मात्रा में सिलिकॉन और ऑक्साइड को मिला के सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजीनियस रॉक बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं हेमेटाइट की बात करूं, तो हेमेटाइट भी Fe रहता है, इसमें ऑक्सीजन रहता है और आपका Fe2O3 है ना, Fe3O4 हो जाएगा यार, Fe2O3, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो बेसिकली हेमेटाइट का कहने का मतलब है कि इसमें आयरन भी होते हैं, ऑक्साइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब हेट्रोजीनियस भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे रॉक होते हैं जिसको हम लोग आइसोट्रॉपिक टाइप के रॉक बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक रॉक्स आखिर क्या होता है, या आइसोट्रॉपिक मटेरियल की मैं बात करूं तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक रबर है, ठीक है, इस रबर को अगर मैं खींचूंगा ना, तो खींचने के बाद फॉर एग्जांपल रबड़ की हम एक लेंथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, वो रबड़ है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो वो लगभग आपका 12 सेंटीमीटर का रबड़ हो जाता है। फिर से जब हम उसको वापस से छोड़ते हैं तो वापस से वो 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे चट्टान जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, ऐसे चट्टानों को आइसोट्रॉपिक रॉक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक रॉक के कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। इसी तरह से एक होता है एनाइसोट्रॉपिक रॉक। एनाइसोट्रॉपिक रॉक, एनाइसोट्रॉपिक रॉक मतलब जिसमें ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, उसको अगर हम खींचेंगे या प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ऐसे चट्टान को हम एनाइसोट्रॉपिक रॉक कहते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, मैं आपको फटाफट समझा ही देता हूँ। रुक जाइए जस्ट अ सेकेंड। देखिए, दो चार टर्म है जो आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, बेडिंग प्लेन क्या होता है और सेपरेशन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब एक ही चट्टान है, हमारा एक ही चट्टान है जो आपस में चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। सिंगल हो या मोर फ्रीक्वेंटली सेटअप सिस्टम में आता है तो उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। बेसिकली जॉइंट में हमारा बीच में कोई सेपरेशन, बीच में कोई गैप नहीं होता है, बल्कि दो वही वाला सेम चट्टान या अलग अलग चट्टान चिपके होते हैं। ठीक है, जनरली ये पैरेलल होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, इसी को हम लोग जॉइंट कहते हैं। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता, इरेगुलर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक तो पत्थर पटक दीजिए उठा के जमीन पे, अगर वो पत्थर कमजोर है तो कुछ इस टाइप के क्रैक आ जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, इसको फ्रैक्चर कहेंगे। अब ये फ्रैक्चर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और आउटरनल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। इंटरनल फ्रैक्चर मतलब ये पत्थर है, पत्थर के बाहर से आपको देखने में लगेगा कि ये पत्थर तो ठीक है, लेकिन उस पर जब प्रेशर पड़ता है, फोर्सेस पड़ते हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर में क्रैक कहीं आ गया हो, पत्थर के अंदर में क्रैक आ गया, उसे इंटरनल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रैक्चर जो है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है, अनइवन टाइप के सरफेस होते हैं। इसके बाद होता है बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन जनरली क्या होता है, बेडिंग प्लेन जनरली हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप का एक पार्टीशन होता है, उसके बीच में अलग अलग लेयर हो सकते हैं, जैसे कोयला का लेयर हो सकता है, जैसे सैंडस्टोन का लेयर हो सकता है, उसको हम लोग बेडिंग प्लेन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल भाषा में ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमारा कोयला है, तो कोयला के बाद हो सकता है पत्थर हो। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा लेयर है, दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, दैट इज नॉन एज बेडिंग प्लेन, है ना। बीच में जो आपका लेयर है उसको हम लोग बेडिंग प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, बेडिंग प्लेन का डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद आता है आपका सेपरेशन। सेपरेशन मतलब बीच में गैप आ गया है या बीच में कोई और टाइप के मटेरियल या कंस्टिट्यूएंट भर गए हैं, उसे हम सेपरेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसे हम सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि जब आप अर्थ पे जाओगे ना, धरती पे जाओगे, तो धरती में जब हम माइनिंग करते हैं तो ऐसा पॉसिबल हुआ है कि हम मात्र 5 किलोमीटर तक माइनिंग कर सकते हैं। यानी कि हम अगर सरफेस पे खड़े हैं, तो हम सरफेस पे अगर क्रस्ट पे माइनिंग करना चाहते हैं तो हम बेसिकली 5 किलोमीटर तक ही माइनिंग कर सकते हैं, इसके बाद हम माइनिंग नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे सबसे पहला होता है बेड रॉक। आखिर बेड रॉक क्या होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्ट्री रॉक, ठीक है। फिर आपसे कभी कभी पूछा जाता है सिम क्या होता है ना। फिर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आपका और क्या होता है। ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ठीक है। फिर आपका मिनरल
फिर आपका वेन, फिर आपका लोड। ठीक है, इसी को लोड बोलते हैं। ओके, चलिए समझते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यार बेड रॉक क्या होता है। तो बेड रॉक मतलब कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो जहां पाई जाती वहीं बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कपड़े की फैक्ट्री में गए। ठीक है, तो कपड़े की फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि वहां पे पिछले में बांस छीलने का काम चल रहा है, बैम्बू मेटिंग का काम चल रहा है, फिर उसको केमिकल में डुबा रहे हैं, फिर रंगाई हो रहा है, पुताई हो रहा है, फिर उसमें कपड़ा बन रहा है, फिर उसी कपड़ा का स्टिचिंग हो रहा है। स्टिचिंग करने के बाद उसमें डिजाइन दिया जा रहा है, फिर वो कपड़ा तैयार हो रहा है, जीन्स शर्ट ये सब चीजें तैयार हो रही है। फिर उसी के बाहर में दुकान है, वो बेच रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के सब का सब एक ही जगह हो रहा है, मतलब जहां बना वहीं बिक रहा है, उसी को बोलते हैं। इसी तरह से बेड रॉक क्या होता है, जहां पे वो चट्टान बनी है, जहां पे उस चट्टान का फॉर्मेशन हुआ है, उसी जगह पे वो पाया जाता है, उसी जगह पे वो पाया जाता है। ऐसे चट्टानों को हम बेड रॉक कहते हैं। ऐसी चट्टानों को क्या कहते हैं? ऐसी चट्टानों को बेड रॉक कहते हैं। दूसरा हमारा होता है कंट्री रॉक। कंट्री रॉक क्या होता है बेसिकली? तो कंट्री रॉक का मतलब होता है कि यार ये ना एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा है, एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा है, प्री डोमिनेंट इन नेचर है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में प्री डोमिनेंट है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पाया जाता है। ऐसे रॉक को हम लोग कंट्री रॉक कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर मैं धनबाद पे चले जाऊं और धनबाद में अगर मैं चले जाऊं और धनबाद में जाकर अगर मैं माइनिंग करना चाहता हूं, तो हमको जनरली जो चट्टानें मिलती हैं वो सैंडस्टोन टाइप की चट्टानें मिलती हैं, कोयला से रिलेटेड, कोयला से चिपका हुआ जो रहता है। तो हम वहां के वो उसको क्या बोलेंगे, ज्यादातर मात्रा में सैंडस्टोन मिल रहा है तो हमारा कंट्री रॉक हो गया। सिम क्या होता है? जो हमारा लेयर होता है ना, उसी को हम लोग सिम बोलते हैं। जनरली कोल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोल सिम। ठीक है, अगर रॉक है, ये मतलब अगर ओर है, कोई मिनरल है, तो उसको हम लोग अलग वर्ड, अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चल। तो और मतलब क्या होता है? अगर मिनरल का कोई बॉडी है जिसमें गैंग पार्टिकल भी हो, इम्प्योरिटीज भी हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग और कहते हैं। ठीक है, मतलब और बराबर हो जाएगा मिनरल प्लस गैंग पार्टिकल। ठीक है, मिनरल प्लस गैंग पार्टिकल बराबर और। गैंग पार्टिकल मतलब जो हमारे काम का नहीं है, जब हम कोई मेटल को सेपरेट करेंगे तो हम आलतू फालतू का चीज फेंक देंगे, तो उसी को बोलते हैं हमारा गैंग पार्टिकल। ठीक है ना। स्ट्रेट और किसको बोलते हैं? स्ट्रेट और, ऐसे वर्ड को थोड़ा समझो। स्ट्रेट और मतलब बोलते हैं कि जब हम कोई और निकाले और उसमें से सिर्फ एक ही मेटल निकलता है, हमारा सिर्फ एक ही मेटल हम निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेट और बोलते हैं। को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट और बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मिनरल। मिनरल बेसिकली क्या होता है हमारा? ठीक है, तो मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है ना। मिनरल बेसिकली क्या है? एक होमोजीनियस है, सबसे पहले तो होमोजीनियस है। फिर ये नेचर में पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, नेचर में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, एक सेपरेट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इसका कलर हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है, लस्टर हो सकता है, स्टिक हो सकता है, क्लीवेज हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है, क्रिस्टलाइन नेचर हो सकता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, नेचर में पाए जाने वाला एक चीज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका एक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? मिनरल कहते हैं। हो गए, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली हम आपको ये जो किताब से पढ़ा रहे हैं वो आपका मिक्स आउट कह सकते हैं, अ, लेकिन सुनील कुमार सिंह का जो किताब है मैं उसको रेफर कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि डीजे देशमुख में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन क्लासेस में पूरा डिटेल में। डीजे देशमुख के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हम आपको साइड बुक में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। रॉक मैकेनिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेथड ऑफ वर्किंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साइड बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के 100% सिलेबस आपका कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके, चल। अब देखो, अब आते हैं रॉक पे। तो रॉक का तीन टाइप होता है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई। रॉक तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये डीजे देशमुख में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए इसमें मैं टाइम बर्बाद अपना नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा ही देता हूँ। सबसे पहले इग्नियस रॉक पे आते हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? जब मैग्मा बाहर फट के बाहर धरती से बाहर निकल रहा था,
तो मैग्मा जब धरती के अंदर था तब तक उसको हम मैग्मा बोलते थे, ये बेसिकली क्या था, मॉल्टेन रॉक कह सकते थे इसको। लेकिन जब वो धरती के बाहर निकल जाता था तब उसको हम लावा कहते थे। क्या कहते थे? लावा कहते थे, ठीक है। धरती के अंदर में अगर ये ठंडा होकर रॉक बना लिया, धरती के अंदर में भी ये रॉक बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, इग्नियस रॉक। ऐसा नहीं कि धरती के बाहर ही आके बनता है रॉक, धरती के अंदर भी बनता है। तो जब धरती के अंदर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत चिकना होता है, बहुत हार्ड होता है, जैसे ग्रेनाइट नाम के जो पत्थर होते हैं जिसको हम लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ग्रेनाइट मार्बल जिसको बोलते हैं, वो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। इसी तरह से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी कि धरती फाड़ के बाहर आया, हमको सरफेस में दिख रहा है, तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। जैसे कि बासाल्ट वगैरह जो होता है हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। बेसिकली ये धरती मैग्मा बाहर निकलती है, लावा, उसके बाद ठंडा होती है, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे वो कंसोलिडेट हो जाती है, चट्टान बन जाती है, हार्ड हो जाती है, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव आपको याद रखना, और इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंट्रूसिव ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव बासाल्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली उसका फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता ही होगा। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है बेसिकली सेडिमेंट से, ठीक है। सेडिमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट मतलब जैसे बालू का कण हो गया, क्ले का कण हो गया, है ना। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इससे फॉर्मेशन होता है इसी टाइप के रॉक के। वो एक एक कहीं पे ले जाके जमा करते जाते हैं, चाहे वो पानी से बह के आए, चाहे वो हवा से बह के आए, और जमा होने के बाद फिर टाइम ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर से, है ना, उसका कॉम्पैक्शन होता है, सीमेंटेशन होता है, और धीरे धीरे वो एक चट्टान का रूप ले लेता है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। बेसिकली इसमें वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, चाहे फिजिकल वेदरिंग हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, ठीक है। उसके बाद उसका सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन हो जा रहा है, चाहे रेन से हो, चाहे आपका वाइंड से हो, किसी भी तरीके से हो, या फिर वाटर से हो, या फिर रिवर से हो, किसी भी तरीके से उसका किसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने के बाद फिर उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रिसिपिटेट बनते हैं, सीमेंटेशन प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाना, जो सेडिमेंट होता है उसी को सीमेंटेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें कॉम्पैक्शन होता है, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ता है धीरे धीरे, तो वो जाके वो चट्टान का रूप ले लेता है विद इन वायलेट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं आपका, सैंडस्टोन है, सेल है ना, बेंटोनाइट है, ये सब है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जब धरती के नीचे में ही जो मोल्टेन मैग्मा है, या जो कोई चट्टान है, कोई अलग चट्टान है, चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, जब उस पे अलग से प्रेशर पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उस केस में वो अपने आप को एक अलग टाइप के चट्टान में फॉर्म कर लेता है, अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मार्बल, और जेनेसिस भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन मान लीजिए कोई पत्थर है, इस पे जब हाई प्रेशर पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पड़ेगा, तो जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। ये सब मैं डीजे देशमुख में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखो, रॉक के अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्लासिफिकेशन, कुछ क्लासिफिकेशन जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए, मैं उस क्लासिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि रॉक का ना अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इग्नियस रॉक कहा, अब इग्नियस रॉक के अंदर में भी अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा उसको देख के ही चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इग्नियस रॉक में अगर हम सिलिका परसेंट के बेसिस पे डिवाइड करें, तो सिलिका परसेंट के बेसिस पे उसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं, सिलिका के परसेंटेज के बेसिस पे, यानी कि कितने सिलिका की मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए सिलिका सिलिका सेकेंड सिलिका अगर लेस देन, सपोज सिलिका अगर लेस देन 45% है, यानी 45% से कम सिलिका किसी भी इग्नियस रॉक में पाया जाता है, तो उस केस में उसको हम लोग अल्ट्रा बेसिक रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा बेसिक रॉक कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पेरिडोटाइट। क्या होता है? पेरिडोटाइट इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, जो कि जनरली आपको सील और डाइक में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सिलिका आपका 45% से लेकर के 55% के बीच है, अगर 45 से लेकर के 55% से बीच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रॉक। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक रॉक बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है बासाल्ट। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं बीवी की बाइंस, बी फॉर बासाल्ट, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बासाल्ट, बी फॉर बेसिक, ठीक है। इसके बाद आपका 55% से लेकर के 55% से लेकर के अगर 65% तक सिलिका का मात्रा किसी भी इग्नियस रॉक में पाया जाता है, तो इसे हम इंटरमीडिएट टाइप के रॉक कहते हैं। इसे हम इंटरमीडिएट टाइप के रॉक कहते हैं। जिससे एग्जांपल में आता है डायोराइट, ये भी जनरली सील और डाइक में देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद अगर मान लीजिए 65% से ऊपर अगर सिलिका पाए जाते हैं, अगर सिलिका 65% से ऊपर पाए जाते हैं, तो इस केस में इसे हम एसिडिक रॉक या एसिड रॉक कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेनाइट, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेनाइट। ये वाला क्लासिफिकेशन में डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि टाइप्स ऑफ रॉक आपके यहीं पे रिवाइज हो जाए, जो कि रॉक मैकेनिक्स का भी है और जूलॉजी का भी पार्ट, दोनों का पार्ट है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप उसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका मैग्मा होता है ना, मैग्मा, मैग्मा जो इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है, इग्नियस रॉक जो बनाता है, तो ये बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग पे और डेप्थ पे डिपेंड करता है कुछ टाइप्स, यानी कि कितने डेप्थ पे वो रॉक बन रहा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सरफेस की बात करूं, तो सरफेस के आसपास में जो रॉक पाए जाते हैं, सरफेस के आसपास में जो इग्नियस टाइप के रॉक पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे अगर कुछ पाए जा रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच में कहीं पे ऐसे कोई इग्नियस रॉक पाए जा रहे हैं, तो डेप्थ के हिसाब से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपा बेसाल, हाइपा बेसाल रॉक इसको कहा जाता है, ठीक है, हाइपा बेसाल रॉक उसको कहा जाता है। इसके बाद और ज्यादा नीचे मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में मिल रहा है, तो ऐसे इग्नियस रॉक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। क्या बोलते हैं, क्योंकि वॉल्केनो बनाने का शक्ति रहता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। समझिएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे मैं समझाता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, ये अपना दोस्त को बोला भाई वॉलीबॉल खेलेगा, तो बोला हाँ खेलेंगे। तो वॉलीबॉल कहाँ खेलते हैं, वॉलीबॉल कहाँ खेलते हैं, तो वॉलीबॉल सरफेस में खेलते हैं ना। तो जो सरफेस के नियर होगा वो वी से वॉलीबॉल, वी से वॉल्केनिक, वी से वॉलीबॉल, वी से वॉल्केनिक, वी से वॉलीबॉल, वी से वॉल्केनिक, यानी कि सरफेस के आसपास में जो होगा चट्टाने इग्नियस टाइप की रॉक होंगी, उसे हम वॉल्केनिक रॉक कहेंगे। नियर बाय सरफेस या सरफेस के ऊपर में होगा तो उसे हम वॉल्केनिक रॉक कहेंगे, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं भाई ऐसा मार मारेंगे ना पाताल लोक चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, पाताल लोक। पाताल लोक कहाँ होता है भाई, पाताल लोक बहुत नीचे होता है यार, है ना, पाताल लोक बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लूटोनिक बोलते हैं, नीचे वॉल्केनिक लिख दिया हूँ, सॉरी, नीचे प्लूटोनिक होता है, ठीक है, नीचे प्लूटोनिक होता है, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, हाँ, प्लूटोनिक रॉक को हम कहते हैं पाताल, पी से प्लूटोनिक, पी से पाताल, एक जैसा लगता है सुनने में, तो हम कहेंगे कि जो पाताल लोक है, यानी सबसे जो डेप्थ में पाया जाता है वो प्लूटोनिक रॉक पाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिए। देखिए किस्मत खराब रहेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करके जाइए। एग्जाम आपको बार बार ऐसा मौका नहीं देगा, ठीक है, अपना तैयारी पूरा रखिए, बाकी किस्मत के ऊपर है यार। चलिए अब देखिए अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन इसके किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक बार समझ लीजिए। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली जूलॉजी के बेसिस पे करते हैं, जैसे मिनरल उसमें कौन सा पाया जाता है, मिनरल का कंपोजिशन क्या है, किस किस टाइप के उसमें टेक्सचर है, किस टाइप के कंपोजिशन है, इसके बेसिस पे जूलॉजी में हम लोग अलग अलग टाइप के उसको डिवीजन करते हैं, उसको हम लोग जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन क्या है, जनरली हम लोग उसका यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देख के डिवाइड करते हैं, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देख के डिवाइड करते हैं। यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, यूनी मतलब एक, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं और उसका स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, क्षमता, ठीक है, क्षमता। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, कूली है, ये क्या है भाई, कूली है। तो ये आदमी है अपने माथा में 2 गो अटैची रख लेता है टोटल 40 किलो का, ठीक है। और यही वाला एक तो दूसरा कूली है वो 60 किलो का रख लेता है, कोई दूसरा कूली है वो 20 किलो रख पाता है। तो भाई अलग अलग टाइप की कूली का अलग अलग क्षमता है ना, माथा में कितना वजन संभाल सकता है। अब जैसे 40 किलो तक संभाल लेता है, अब जैसे 40 से 41 किलो देते हैं धड़ाम से आदमी गिर जाता है, माथा उथा उसका फट जाएगा, या मान लीजिए गिर गया, उसी के ऊपर सामान गिर गया, चोट लग जाएगा, हाँ, तो लड़क जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के 40 किलो ही वजन ये संभाल सकता है। इसी तरह से बहुत सारी जो चट्टानी होती है, हर चट्टान का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो जब हम उसका एक डायरेक्शन में हम नापते हैं तो उसे हम यूनी एक्सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक तो पत्थर है बाबू, पत्थर को हम लोग ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, कोई मशीन में रख के ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, तो हम प्रेशर एक साइड से दे रहे हैं, ठीक है, एक साइड से हम उसका स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना वो सह सकता है एक डायरेक्शन में उसको जांच करते हैं, तो उसे हम लोग यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इस बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम लोग इंजीनियर क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम लोग टनल वनल ये सब चीजें बनाते हैं, तो उसके लिए हमको ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन।
स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ जो आपके काम का है। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेसिकली जियोलॉजी, मैकेनिक, ये सभी चीजों को देख के करते हैं काम, क्योंकि हमको अंडरग्राउंड में कोई स्ट्रक्चर बनाना है या कोई टनल बनाना है या कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। इसमें एक होता है कंपटेंट रॉक और एक होता है इनकम्पटेंट रॉक। सीधा सीधा समझाते हैं बाबू, समझो। कंपटेंट रॉक मतलब एक ऐसा रॉक जिसमें ये क्षमता है कि मान लीजिए हम वहां सपोर्ट नहीं लगाते हैं, वहां खाली पिलर छोड़े हुए हैं उसी रॉक का अगर हम बैरियर छोड़े हुए हैं तो उस चीज को वो संभाल सकता है, इसको बोलते हैं कंपटेंट रॉक। और इनकम्पटेंट रॉक ऐसे चीजों को वो संभाल नहीं सकता, अगर हम पिलर या बैरियर छोड़ देंगे तो वो नहीं संभाल पाएगा, उसके लिए हमको एडिशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे इनकम्पटेंट रॉक। ठीक है, बाकी इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो अब आते हैं आपका इंटैक्ट रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक। बेसिकली रॉक मास जो होता है ना, उसके हम अलग अलग टाइप्स मान के चलते हैं कि उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं रॉक मास के। ठीक है, रॉक मास के अलग अलग टाइप्स होते हैं और हम उसी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा एक एक करके सबके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा होता है इंटैक्ट रॉक। ठीक है, तो फोटो अगर मिले तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो इसको ना हम ऐसा करते हैं बाबू, ये जितना चीजें लिखी हुई है ना, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं आता। पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि इंटैक्ट क्या होता है, स्टेटिफाइड क्या होता है ना, आपका मॉडरेटली जॉइंट क्या होता है, क्रश्ड क्या होता है, बल ब्लॉकी एंड सीमी रॉक क्या होता है, स्वेलिंग रॉक क्या होता है, ये सब हमको कुछ नहीं पता। हम लोग इसको ठेठ देहाती भाषा, ठेठ हिंदी भाषा में, ठेठ देहाती भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा आता है इंटैक्ट रॉक। इंटैक्ट रॉक का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा चट्टान होता है ना जिसमें दरारें बहुत कम होता है, बहुत कम दरारें होते हैं, नो जॉइंट्स और नो हेयर क्रैक्स, बहुत कम दरारें होती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक तो पूरा का पूरा एक तो साबुत है, जैसे पनीर का टुकड़ा। अगर आप पनीर का टुकड़ा देखेंगे तो उसमें आपको कहीं जॉइंट दिखेगा जी? नहीं दिखेगा ना, आपको कहीं जॉइंट नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं पूरा का पूरा पनीर का टुकड़ा एक साबुत टुकड़ा है। बिल्कुल वैसा ही इंटैक्ट रॉक होता है, देखने में लगता है कि पूरा का पूरा एक पनीर का टुकड़ा है, मतलब पूरा का पूरा एक ठोस पत्थर, टूटा फूटा नहीं के बराबर। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है? जो अलग अलग पतले 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 बहुत सारे लेयर से बनते हैं, ऐसे रॉक को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। अलग अलग परतों से बनता है। जैसे आपका किताब का जो पन्ना है ना, मान लीजिए किताब है आपका, तो किताब में बहुत सारे पतले पतले पन्ने होते हैं, तो पन्नों को मिला दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। सभी लेयर मिला के हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाता है। ठीक है, मॉडरेटली ज्वाइंट रॉक है ना। मॉडरेटली जॉइंट रॉक क्या होता है? तो मॉडरेटली जॉइंट रॉक मतलब होता है कि इसमें हल्के फुल्के दरारें हैं, चट्टान पूरा तरह से नहीं टूटा हुआ, लेकिन हल्का फुल्का आपको क्रैक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी भी मजबूत है, तो उसको हम लोग मॉडरेटली जॉइंट रॉक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ब्लॉकी। जस्ट अ सेकेंड, ये चैट जीपीटी ना इसको सत्यानाश कर दिया, बार बार एक ही चीज रिपीट कर दिया, मैं लिख के दिया था तो, बट कोई नहीं, आपके काम का जो चीज है वही चीज रिपीट किया है। ठीक है, चलिए ब्लॉकी एंड सीमी रॉक। ब्लॉकी और सीमी रॉक क्या होता है? जो छोटे छोटे टुकड़े मिल के बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिल मिल के एक पत्थर बनाते हैं, ऐसे को हम लोग ब्लॉकी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉकी रॉक कहते हैं। बीच बीच में सीम रहता है, बीच बीच में कमजोर लाइन रहता है, आपको लगेगा पत्थर कई टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग ब्लॉकी एंड सीमी रॉक कहते हैं। ब्लॉकी एंड सीमी रॉक इसको कहते हैं। फिर हमारा होता है क्रस्ट बट केमिकली इंटैक्ट रॉक। अब क्रस्ट मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चिप्स जो होता है ना, जो जो रेल के ट्रेन में, जब आप रेलवे ट्रैक में सफर करते हो तो आपको बहुत सारी गिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारे गिट्टी देखने को मिलता है ना। तो जो गिट्टी है बेसिकली, ये गिट्टी क्या है? ये गिट्टी अगर आप देखोगे तो ये टूट, जब ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग हम करते हैं या पर थोड़ा थोड़ा मारते हैं या माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे टूटे हुए पाइप के पत्थर मिलते हैं, लेकिन ये टूटे तो जरूर है लेकिन इसका गुण खराब नहीं हुआ, मतलब इसका जो क्वालिटी है वो खराब नहीं हुआ, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे को हम लोग क्रश्ड बट केमिकली इंटैक्ट रॉक कहते हैं। केमिकली ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ये छोटे टुकड़े जरूर पाए जा रहे हैं या क्रश्ड जरूर है, लेकिन ये आपके क्रश्ड बट केमिकली इनएक्टिव रॉक, इंटैक्ट रॉक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्क्वीजिंग रॉक, है ना।
देखो कई बार क्या होता है ना, स्क्वीजिंग रॉक इसमें नहीं लिखा, मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारा एक टनल बना हुआ है, ठीक है। अब टनल पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है प्रेशर। अब कई बार क्या होता है, हमारा टनल पे जब प्रेशर पड़ता है ना, तो हमारा टनल ना कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले गोल हुआ करता था, लेकिन प्रेशर पड़ने के कारण ये थोड़ा सा ऐसे निकल गया, अंदर घुस गया, स्क्वीज कर गया। इसको बोलते हैं स्क्वीजी रॉक। जो हमको इस टाइप का कहीं पत्थर दिखाई पड़ रहा है किसी प्रेशर के कारण, मैकेनिकल प्रेशर के कारण, तो उसको हम लोग स्क्वीज रॉक बोलते हैं। फिर हमारा होता है स्वेलिंग रॉक। स्वेलिंग रॉक क्या होता है, मान लीजिए गैलरी पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, या कोई अनल टनल कुछ ऐसा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो टनल ना थोड़ा सा और फैल गया है, ठीक है, वो क्या हुआ है, स्वेल कर गया है, फूल गया है। क्या होता है रीजन, कुछ कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं अपने अंदर में, तो पानी को सोखने के कारण वो पत्थर चट्टान जो है फूल जाते हैं। ऐसे चट्टानों को स्वेलिंग रॉक कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे रॉक्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको फिर से स्किप करके पहले पहले कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अलग अलग टाइप के रॉक्स को पढ़ा, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के रॉक पढ़ा, रॉक मैकेनिक्स पढ़ा, होमोजीनियस रॉक, हेट्रोजीनियस रॉक, आइसोट्रॉपिक रॉक, एनाइसोट्रॉपिक रॉक पढ़ा, फिर हमने प्लूटोनिक, वोल्केनिक, हाइपोबेसाल्ट टाइप का रॉक पढ़ा, फिर हमने सिलिका परसेंटेज के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने इग्नियस देखा, सेडिमेंट्री देखा, मेटामॉर्फिक देखा। इतने टाइप के रॉक देखने के बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के और भी क्लासिफिकेशंस देखा रॉक का, जैसे ऑरिजिन बाई जैसे जेनेसिस के हिसाब से, जैसे मतलब इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक था। फिर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंजीनियर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कॉम्पैक्ट कॉम्पिटेंट रॉक, इनकॉम्पिटेंट रॉक, है ना, ये सब चीजें देखी। फिर रॉक मार्क्स हमने देखा कि अलग अलग टाइप के रॉक मार्क्स, जैसे इंटैक्ट, स्ट्रेटिफाइड, मॉडरेटली जॉइंट, ब्लॉकी एंड सेमी रॉक, क्रश्ड बट केमिकली इंटैक्ट, स्क्वीज रॉक, स्वेलिंग रॉक। अभी तक आपने इतना कुछ कर चुका है, आपको समझ में भले उतना नहीं आया होगा, लेकिन इतना पढ़ चुके हैं, आपको इतना नहीं बुझाएगा कि इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना चीज आप पढ़ चुके हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्योंकि स्कीप रिवीजन था इसलिए हम लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारा रॉक मास क्लासिफिकेशन होता है, ये क्यों होता है, क्यों करते हैं हम लोग। तो बेसिकली ऐसा है कि मान लीजिए हमारा कोई चट्टान है, हम उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हम माइनिंग बनाना चाहते हैं, हम शाफ्ट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक इंक्लाइन उसमें डिराइव करें, हम चाहते हैं एक ऑडिट बनाए, हम चाहते हैं कि उसमें कोई सेकेंडरी शाफ्ट बनाए, या हम चाहते हैं कि उसमें कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करें। तो ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस रॉक का जांच करना जरूरी होता है। तो उस रॉक को जांच करने के लिए उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी जानना पड़ता है ना, या कुछ और कॉमन स्ट्रेंथ एबिलिटी जो होता है उसके बारे में हम पता करते हैं, यानी बहुत सारे टाइप की जो स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में हम पता करते हैं। तो उसको पता करने के लिए, उसको पता करने के लिए, किसको पता करने के लिए, कि कितना वजन लेगा, कितना उसका क्षमता होगा, कब टूटेगा नहीं टूटेगा, ये सब जानने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के जो रॉक होते हैं उसको अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन किया गया है। ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि रॉक का क्वालिटी कैसा है, रॉक का स्ट्रेंथ कैसा है, रॉक का लोड बियरिंग कैपेसिटी कैसा है। इससे हमको यही सब चीजें पता चलती है। जो कॉमन सिस्टम है, जो कॉमन तरीके हैं जिससे हमको पता चलता है, सबसे पहला होता है आरक्यूडी, दूसरा होता है हमारा आरएमआर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन, आरक्यूडी, आरएमआर रॉक मास रेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। फिर हमारा एक होता है क्यू सिस्टम, ठीक है, क्यू सिस्टम होता है हमारा, और एक हमारा होता है जूलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स, और एक हमारा होता है सीएफ कोल माइंस रूफ रेटिंग सिस्टम, वो भी नया है, मैं बताता हूँ, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखो भैया पत्थर है, पत्थर, पत्थर में आपको कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, पत्थर में पुल बनाना है, टनल बनाना है, माइंस बनाना है, शाफ्ट बनाना है, इंक्लाइन बनाना है, ऑडिट बनाना है, कुछ बनाना है। तो जब तक आप पत्थरवा का जांच नहीं कीजिएगा कि कितना क्षमता झेल पाएगा, कितना नहीं झेल पाएगा, अपना अंदाज से कैसे बना दीजिएगा जी। उसका जांच करना पड़ेगा ना भाई, कि कैसा पत्थर है, मजबूत है नहीं है। आज बना दे हम इतना खर्चा करके करोड़ रुपया, कल को धस गया तो खत्म हो जाएगा मेरा पूरा काम है। हम करोड़ रुपया, मान लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़ का हम शाफ्ट बनाए, कल को ढह जाए तो फिर मेरा मेहनत तो गुड़ गोबर हो गया, चौपट हो गया। तो ऐसा जांच करना पड़ता है कि हमारा पत्थर कैसा है, नहीं है, कितना झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, सब चीजों की जांच की जाती है। तो उसका लोड बियरिंग मतलब कितना वजन ले रहा है, स्ट्रेंथ, ये सब चीजों को जांच करने के लिए हम कुछ सिस्टम बनाया भैया, कुछ सिस्टम बनाया, ठीक है। तो जो सिस्टम है भैया, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा 4 तरह का जनरली सिस्टम पाया जाता है। सबसे जो पहले का सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं आरक्यूडी। आरक्यूडी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसको बोलते हैं रॉक क्वालिटी
डेजिग्नेशन, क्या बोलते हैं बाबू, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है आगे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगला वाला देखते हैं। फिर हमारा होता है आरएमआर। आरएमआर का फुल फॉर्म भी अनगिनत बार पूछा है, जिसको बोलते हैं रॉक मास रेटिंग। ये क्या है, ये तरीका है भाई, ये क्या है, ये तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि भाई हमारा जो पत्थरवा है वो पत्थरवा कितना वजन लेगा नहीं लेगा। हम अलग अलग टाइप के सिस्टम है जिससे जांच करते हैं, ठीक है। तो एगो तुम्हारा आरक्यूडी हो गया, दूसरा हमारा आरएमआर हो गया। इसके बाद हमारा एक होता है क्यू सिस्टम। क्या होता है भैया, क्यू सिस्टम क्या होता है बताएंगे बाद में। इसके बाद हमारा होता है एक जीएसआई सिस्टम, जिसको हम लोग जीएसआई इंडेक्स बोलते हैं, जिसका सिस्टम कह सकते हैं जियोलॉजिकल, फुल फॉर्म है जिसका जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स। कभी मेरे क्लास कीजिए ना, और मैं अगर थ्योरेटिकल पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरे को किताब कौन सा दिमाग में कौन सा पॉइंट आएगा मेरे को पता नहीं रहता बाबू, इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है जीएसआई, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भी एक सिस्टम है जिससे हम पत्थरवा का जांच करते हैं। इसके बाद हमारा होता है कोल माइन रूफ रेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं सीएमआरआर, सीएमआरआर, ठीक है। तो अगर सीएमआरआर कभी पूछ देगा ना, तो आप घबरा जाओगे कि यार ये क्या आइटम है भाई, सीएमआरआर एकदम नया चीज पूछा था। ये एडवांस जरूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जानने का जरूरत है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है इसमें, है ना। आप गेट का परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल बनाना है। आप दे रहे हैं माइनिंग सरदार ओबरमैन का परीक्षा, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं देना दिया जाएगा इस टाइप का, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें अगर दिया जाएगा तो फॉर्मूला ऐसा है कि बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर का बनेगा नहीं, और माइनिंग सरदार ओबरमैन के एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इसीलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे कम पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है आरक्यूडी। चलिए आरक्यूडी पे आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आरक्यूडी। ये आरक्यूडी क्या आइटम है वीरू, हम आपको समझाते हैं सिंपल साधारण भाषा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो आरक्यूडी है ना, इसको बोलते हैं रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, मतलब रॉक का क्वालिटी पता करने का हमको एक तरीका है आरक्यूडी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो लेंथ ऑफ इंटैक्ट कोर पीसेस है, कोर पीसेस क्या होता है बाबू, देखिए जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते हैं तो कोर बैरल लगाते हैं, और हमला इस टाइप का धरती के नीचे से हमारा ड्रिल जब करते हैं तो ड्रिल रॉड के बीच में जो होलो सिलेंडर होता है, उस होलो सिलेंडर में इस टाइप का मिट्टी पत्थर भर जाता है। इसी को हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसी को हम नापते हैं। अब निकालते हैं तो बहुत सारा पत्थर टूट जाता है, तो हम देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर से बड़ा पत्थर कौन सा है। मान लीजिए ये हमारा 11 सेंटीमीटर है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहला वाला मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का था, तो पहला वाला को हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर तीसरा वाला भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का था, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। चौथा वाला 15 सेंटीमीटर का था, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पांचवा वाला मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का था, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। छठा वाला 6 सेंटीमीटर का था, इसको रिजेक्ट कर देंगे। सातवां वाला मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर का था, इसको भी रिजेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई 10 सेंटीमीटर से ऊपर वाला कौन कौन सा था। तो 10 सेंटीमीटर का एक तो था हमारा ये 11 वाला, एक तो 15 वाला, एक तो 20 वाला। तो जो 10 सेंटीमीटर के ऊपर वाला है ना, इसको जोड़ेंगे, 11 प्लस 15 प्लस 20, बाकी 10 से जो छोटा वाला है उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब टोटल जो हम लेंथ निकाले हैं, ठीक है, टोटल जो हम लेंथ निकाले हैं, मतलब टोटल जो हम कोर कलेक्ट किए थे उसका लंबाई हम ऐसे नाप लेंगे। तो ये तो हमारे पास नपा रहेगा, हमको डेप्थ पता ही रहेगा कि हम कितना होल किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने होल किया था 50 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम 100% से इंटू कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। बस इसी को बोलते हैं आरक्यूडी। क्या बोलते हैं इसको, आरक्यूडी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हमारा आरक्यूडी कहलाता है, ठीक है ना। अब ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आरक्यूडी बेसिकली क्या होता है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर का जितना भी हमारे स्पेसिमेन दिया हुआ है ना, तो उस स्पेसिमेन को हम ऊपर में जोड़ लेंगे, टोटल लेंथ नीचे में लिखेंगे और इनटू हम 100% कर देंगे, तो हमारा आरक्यूडी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आपसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है कि आपको एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, सैंपल ऑफ स्पेसिमेन। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बोला जाएगा कि भाई आपने एक जगह पे ड्रिलिंग किया, और ड्रिलिंग करने के बाद जो कोर था आपने कलेक्ट किया, ठीक है।
अब जो आपने कोर कलेक्ट किया उसका जो साइज है वो कुछ इस तरीके से है ना, कुछ ऐसा साइज है उसका, ठीक है। जैसे पहला आपने जो सैंपल लिया, ठीक है, ऐसा करके देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मतलब आपने कोर बेलल कलेक्ट किया और उसको फिर लिख रखना चालू कर दिया कि पहला जो टुकड़ा है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा 2 सेंटीमीटर का है, तीसरा 10 सेंटीमीटर का है, चौथा 12 सेंटीमीटर का है, पांचवा 15 सेंटीमीटर का है, फिर हमारा 2 सेंटीमीटर का है, फिर हमारा 10 सेंटीमीटर का है, फिर हमारा 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरी हिसाब है, ठीक है। 12 + 15 हमको भी जोड़ने दो भाई, +2 प्लस, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम एक बार तो सबको जोड़ के देख लेंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कोर का लेंथ निकल जाएगा, टोटल कोर का लेंथ, तो टोटल को हम जोड़ के पहले देख लेंगे तो 76 मीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये हम समझ गए 76 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया एक जगह पे कहीं पे। अब हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था कि भाई 10 सेंटीमीटर से जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर से बड़ा वाला जो टुकड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे टोटल कोर का लेंथ, टोटल कोर का लेंथ इंटू 100। यही तो करना है बाबू, यही तो करना है। तो अब जो ऊपर जो बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, जैसे 5 है, क्या 5 बड़ा टुकड़ा कहलाएगा, 10 सेंटीमीटर से छोटा है 5, तो ये तो नहीं होगा, इसको काट दो। दूसरा भी नहीं लेंगे, इसको भी काट दो। तीसरा सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 10। फिर चौथा 12 है तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। पांचवा 15 है तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। छठा 2 सेंटीमीटर, इसको भी काट दो। सातवां आपका 10 सेंटीमीटर, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 20 सेंटीमीटर, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100%। अब जो आपका परसेंटेज में आ जाएगा वो आपका आरक्यूडी हो जाएगा। तो आरक्यूडी कुछ इसी प्रकार से निकाला जाता है बाबू, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरक्यूडी समझना, आरक्यूडी निकालना। इतना आप समझ गए तो आपका आरक्यूडी हो जाएगा। अब आरक्यूडी में क्वेश्चन जो अक्सर आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखिए ये जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये पूछा गया कि अगर आरक्यूडी इतना है तो आपका कौन सा कैटेगरी में होगा, है ना। रॉक का जो क्वालिटी है वो किस तरह का माना जाएगा, इसको बोलते हैं रॉक क्वालिटी। और ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है। अगर 25% से कम है तो मतलब वेरी पुअर है, बहुत खराब रॉक है, बहुत ज्यादा खराब रॉक है बाबू। अगर 25 से 50 है तो वो पुअर कैटेगरी में आएगा। अगर 50 से 75 है तो उसको हम फेयर रखेंगे, मतलब ठीक है, चलेगा। 75 से 90 है तो इसको हम पुअर कहेंगे, है ना। 75 से अगर हम 90 है तो उसको सॉरी गुड कहेंगे, है ना। फेयर के बाद हमारा गुड आ जाएगा 75 से 90 में। इसके बाद हमारा 90 से 100 है तो इसको एक्सेलेंट कहेंगे। ये जो डाटा लिख रहा हूं ना, इसको एकदम तोता जैसा चार्ट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तोता जैसा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो आरक्यूडी आपका क्लियर हो गया, आरक्यूडी हम कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम आरएमआर पे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, बैटरी चार्ज लगाना पड़ेगा, रुक जाओ। चलिए लगे चार्ज। अब देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ वीडियो, पर देखिए अभी 12:46 हो रहा है रात के, रात को मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यार दिन में। चलो ठीक है, कोई नहीं, आपके लिए जान हाजिर है, रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है। चलिए, सबसे पहले आते हैं आरएमआर के ऊपर। आरएमआर क्या होता है, तो हमने आरक्यूडी जैसे पढ़ा, हमने समझा, इसी तरह से हम आरएमआर को भी पढ़ेंगे, समझेंगे। आरएमआर को हम लोग कहते हैं रॉक मास रेटिंग। तो ये सबसे पहले एक सेकंड क्वेश्चन छूट गया था कि भाई आरक्यूडी किसके द्वारा दिया गया है। तो आरक्यूडी दिया गया है धीरे के द्वारा, किसके द्वारा, धीरे। हम बोलते हैं धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पियो। तो DEE धीरे, याद रखिएगा नाम, इसीलिए मैंने उसको ऐसा बताया ताकि आपको याद रहे। आरक्यूडी धीरे, आरक्यूडी किसके द्वारा बताया गया है, धीरे। अब आरएमआर किसके द्वारा दिया गया है, आरएमआर दिया गया है, वैन होता है ना, वैन, भोजपुरी में बोलते हैं वैनवा, है ना। जैसे बोलते हैं अदमिया, लड़कवा, वैसे बोलते हैं वैनवा, है ना, वैनवा, ठीक है, वैनवा। उसका हम बोलते हैं वैनवा वास करने गई थी, वास की, वैनवा वास की, वैनवा वास की। तो इसको ऐसे याद रखो, वैन वास्की, वैन वास्की। नहीं याद रख रहा है, सिंपल याद रखो यार, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ। तो वैन वास्की के द्वारा रॉक मास रेटिंग दिया गया है, आरक्यूडी धीरे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। धीरे के द्वारा 1963 में दिया गया था और वैन वास्की के द्वारा ये आपका 1973 में दिया गया। कोई मतलब नहीं है कब दिया गया, लेकिन किसके द्वारा दिया गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब रॉक मास रेटिंग में हम लोग 6 पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद
6 पैरामीटर के हिसाब से सबको एक नंबरिंग दिया जाता है। जैसे कोई एक पत्थर उठाएं, उस पत्थर में हम पहले सबसे पहले देखेंगे यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, तो यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे, आरक्यूडी देखेंगे, स्पेसिंग देखेंगे, सब सभी चीजों को देखा जाता है। अब इसको देखने के बाद इसमें हम कुछ कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से उसको रेटिंग देते हैं, कुछ पैरामीटर के हिसाब से इसका रेटिंग देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे भाई कि अगर मान लीजिए कोई लेयर है, उसका थिकनेस के हिसाब से इसको रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चरल फीचर है, स्ट्रक्चरल फीचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके हिसाब से उसको रेटिंग दिया जाता है। वेदरेबिलिटी है, मतलब कितना ज्यादा उसका वेदरिंग हो सकता है, उसका क्या एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको रैंकिंग दिया, नंबर दिया जाता है। रॉक का स्ट्रेंथ कितना है, उसके हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है। और ग्राउंड वाटर का क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। जनरली जो हम रेटिंग देते हैं, है ना, पैरामीटर जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर और रेटिंग यहाँ लिखते हैं, पैरामीटर और रेटिंग। तो जो हम रेटिंग देते हैं या पैरामीटर है, इसमें अगर लेंथ लेयर का थिकनेस की बात करें तो 30 रेटिंग दे सकते हैं मैक्सिमम। स्ट्रेंथ फीचर की बात करें तो स्ट्रक्चरल फीचर की 25 दे सकते हैं, विदरेबिलिटी की दे सकते हैं 20, रॉक स्ट्रेंथ की दे सकते हैं 15, 10 दे सकते हैं। ग्राउंड वाटर की जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा है सीधा सीधी रॉक मास रेटिंग क्या होता है, रॉक मास रेटिंग कैसे निकालते हैं, दैट्स। और आरएमआर का इंडेक्स पूछा है भाई, कि जो आरएमआर होता है ना, 10 होने पे गुड है, 20 होने पे बैड है कि नहीं, वो सब पूछता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। आरएमआर निकालने के लिए सबसे पहले जो आरएमआर है हम ईच बेड का निकाल लेंगे, ठीक है। ईच बेड का इनटू बेड का जो थिकनेस है उसको हम इनटू करेंगे। इसके बाद डिवाइडेड बाय जो टोटल थिकनेस ऑफ ईच बेड है, ठीक है, इसको हम निकालेंगे। और ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए इस चीज को। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं अभी आपको बना रहा हूं, ठीक है। एक तरफ लिखेगा आरएमआर और एक तरफ लिखेगा डिस्क्रिप्शन। आप पढ़ चुके हैं, अगर आरएमआर आपका 81 से 100 है तो इसका मतलब है कि आपका जो रॉक है वो वेरी गुड क्वालिटी का है, ठीक है। इसमें एक्सेलेंट नहीं होता, इसमें वेरी गुड होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए वो 61 से 80 के बीच में है, 61 से 80 के बीच में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो है ये गुड टाइप का रॉक है, अच्छा चट्टान है। अगर इसका आरएमआर 41 से 60 के बीच में है तो हम कहेंगे कि भाई ये ठीक है, चल जाएगा, फेयर है। अगर 21 से 40 के बीच में है तो इसको बोलेंगे भाई ये खराब है, भाई ये खराब है। और अगर 20 से कम है, अगर 20 से कम है तो हम कहेंगे बहुत खराब है, वेरी पुअर है। ये वाला चार्ट अक्सर आपसे पूछा गया है देसी, तो इसीलिए ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरएमआर, ठीक है। आरएमआर का ये सब डाटा और ये सब फुल फॉर्म वगैरह। चलिए अब आते हैं क्यू सिस्टम, जिसमें खाली आपको समझना है बाबू। क्यू सिस्टम में आपको खाली समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर बनेंगे तो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर दिए बिना बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको खुश होने की बात है कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिलहाल आप खाली क्यू सिस्टम याद रखिएगा कि क्यू सिस्टम बार्टन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, बर्तन के द्वारा दिया गया, ठीक है। बार्टन बर्तन 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 बर्तन, इसके द्वारा दिया गया है बर्तन 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 बर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेंज होता है वो 0.001 से लेकर के 1000 तक का रेंज होता है। 0.001 से लेकर के 1000 तक रेंज होता है। इसी रेंज में हम लोग अलग अलग टाइप के जो चट्टाने हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टनल बनाना हो, कोई माइनिंग का काम हो, कोई अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट हो, तो बेसिकली इसमें हम लोग उसका मजबूती देखते हैं कि चट्टान कितना मजबूत है, उसका दरारों का क्या मतलब, उसमें जो क्रैक्स उसके क्या कंडीशन है, वाटर का क्या उसमें सीपेज वगैरह क्या क्या असर है, प्रेशर उसमें कितना है, ये सब चीजें निकालते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। जॉइंट नंबर, जॉइंट का रफनेस, जॉइंट का अल्ट्रेशन, जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि सर मेरे को पूरा बताओ, तो भाई लो 0.1 से लेकर के 0.001 से लेकर के 0.1 जब होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शनली पुअर, ठीक है, एक्सेप्शनली पुअर। फिर हमारा 0.01 से लेकर के 0.1 के बीच रहता है तो एक्सट्रीमली पुअर कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा 0.1 से लेकर के 1 रहता है तो वेरी पुअर कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर के फिर 4 के बीच रहा तो पुअर कहलाता है, 4 से 10 के बीच रहा तो फेयर कहलाता है, 10 से 40 के बीच रहा तो गुड कहलाता है, 40 से 100 के बीच रहा तो आपका वेरी गुड कहलाता है,
फिर 100 से ऊपर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 100 से ऊपर रहता है तो उसको हम लोग एक्सेलेंट कहते हैं। 100 तक रहता है रेटिंग इसका, 1000 लिख दिया हम, 100 तक रहता है रेटिंग। तो ये आपके लिए ज़्यादा ये डाटा वाला ना दिया है आपकी किताब में, आप कोई भी किताब उठा के देखो इतने डिटेल में दिया भी नहीं है। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जेएन मतलब होता है जॉइंट सेट नंबर, जॉइंट रफनेस नंबर, जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर, जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर, एसआरएफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम का नहीं है, ठीक है। खाली आपका क्यू सिस्टम क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया है, इसमें क्या देखते हैं, बस हो गया। क्यू सिस्टम के बाद आता है आपका जीएसआई। अब ये जीएसआई क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जीएसआई को बोलते हैं जूलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, जूलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये किसके द्वारा दिया गया है बेसिकली, तो ये एक होता था, एक है इवर्ट हॉक और पाउल मेरिनोस, ईबल हॉर्ट और पाउल डेजर्स के द्वारा ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टनल, माइनिंग, स्लोप, बांध, कुछ भी डैम वगैरह से कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें चट्टान कितना टूटा हुआ है और जनरली क्रैक्स का क्या कंडीशन है उसके बारे में हम इसमें पता करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इसमें पता करते हैं। इसमें भी हम लोग 0 से लेकर के 100 तक का रेटिंग लेके चलते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग इसको नापते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका किताब में तो नहीं दिया बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0 से 20 रहेगा तो बहुत कमजोर रहेगा, 20 से 40 रहेगा तो बहुत ज्यादा क्रैक्स रहेगा इसमें, 40 से 60 रहेगा तो नॉर्मल टूट फूट रहेगा, हल्का फुल्का क्रैक रहेगा, 60 से 80 रहेगा तो जनरली हल्का फुल्का बहुत माइल मिनिमम सा दरार रहेगा, और अगर 80 से 100 है तो लगभग ना के बराबर दरार। बेसिकली इसमें क्रैक्स को हम लोग ज्यादा देखते हैं, ठीक है, जीएसआई में, जिसको जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो भी स्ट्रक्चर है इसका हम लोग क्या देखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है उसका हम लोग देखते हैं क्रैक्स, ठीक है। जनरली हम लोग का फोकस क्रैक्स पे रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा किताब में भी नहीं दिया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। अब एक है कोल माइन रूफ रेटिंग। देखो कोल माइन रूफ रेटिंग ना 1994 में बनाया गया था, ठीक है। भारत बेसिकली 1994 में ये बनाया गया था और ये भारत में ही देखा गया था एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, बहुत सारा जो रॉक रूफ है हमारा, जैसे हमारा एसएसआर होता है ना, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, उसी तरह से कोल माइंस के लिए हम लोग अलग से एक सपोर्ट का रेटिंग तय करते हैं और वो रेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कोहेशन प्रॉपर्टीज कितना है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, डिस्कंटिन्यूएशन कितना है, बेडिंग, स्लीप, शियर, जॉइंट, है ना, यूनिवर्सल यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मॉइस्चर सेंसिटिविटी, है ना। कुल मिला करके नहीं बुझा रहा तो समझिएगा, जब पत्थरवा होता है ना, पत्थरवा या कोयलवा होता है, कोयलवा, कोयलवा को, पत्थर को ले जाके हम टेस्ट करते हैं लैब में, अलग अलग टाइप के उसमें फोर्स लगाते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, मॉइस्चर कितना है, कोहेशन कितना है, बहुत सारी चीजें देखते हैं और देखने के बाद हम उसको एक रेटिंग देते हैं, भाई हमारा रूफ के लिए कैसा है ये। तो इसको हम लोग जनरली 3 रेटिंग में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप के रेटिंग होते हैं इसमें, ठीक है। 3 रेंज है इसके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, सबसे पहला जो रेटिंग है वो ये है कि खराब। खराब, खराब हम कब मानेंगे, वीक कब मानेंगे, कब मानेंगे कि अगर सीएमआरआर का रेटिंग वीक, हम कब मानेंगे, वीक मानेंगे अगर 45 से कम है, 45 से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वीक है, खराब है, कमजोर है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है मॉडरेट। मॉडरेट हम कब मानेंगे, तो मॉडरेट मानेंगे अगर 45 से 65 के बीच है ना तो उसको हम मॉडरेट कहेंगे भाई। फिर हम स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग कहेंगे अगर 65 से ज्यादा है तो। ये हमारा सीएमआरआर रेटिंग है जो आपके कुछ ही किताबों में दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। देखो यार, अभी तक आप 1 घंटा के लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आप अगर रिकैप करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप सबसे पहले पढ़े रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, फिर आपने रॉक के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप के रॉक के बारे में पढ़ा, जैसे होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक रॉक क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक रॉक क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आप ओरिजिन के हिसाब से रॉक का जो क्लासिफिकेशन था उसको समझे, जैसे इग्नियस रॉक समझे, आपका सेडिमेंट्री रॉक समझे, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक समझे, ये तीनों का आपने समझा। इसके बाद फिर इग्नियस का अलग अलग जो टाइप होता है, ठीक है, इग्नियस का जो टाइप है डेप्थ के हिसाब से उसको आपने समझा, जैसे इसमें हमने बताया वॉल्केनिक रॉक बताया,
हाइपोबैशाल बताया, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने प्लूटोनिक के बारे में बताया। इसके बाद हमने इसमें और भी बताया कि सिलिका के परसेंटेज के बेसिस पे एसिडिक, बेसिक, ऐसा करके मैंने बहुत सारे चीज आपको बताया। इसके बाद फिर हम लोगों ने आपका रॉक मास के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप के और भी जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ना, जैसे कि कंपेटेंट रॉक था, है ना, और इनकम्पिटेंट रॉक था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा। इसके बाद हमने रॉक मास के बारे में पढ़ा कि यार रॉक मास क्या होता है। रॉक मास में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे इंटैक्ट रॉक क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, ऐसे तो आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। डीजे देशमुख अगर आप नहीं पढ़े तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर डीजे देशमुख का लेक्चर पढ़े हैं, मेरे लेक्चर से अगर आप पढ़े या खुद से भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और आज का जो एग्जाम का दौर है ना बाबू, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है इस टाइम, ठीक है। इसीलिए आप एग्जाम को इतने हल्के में मत ले। अभी इतना सारा एग्जाम हुआ है, आप उसका उदाहरण ले ले तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। स्क्वीजिंग रॉक, स्वेलिंग रॉक, ऐसे कर करके बहुत सारे रॉक के बारे में पढ़ा। फिर आपको मैंने रॉक मास क्लासिफिकेशन बताया कि रॉक का जो आपका क्वालिटी होता है ना, उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी वगैरह, वो हम लोग कैसे जांचते हैं। तो हमने आरक्यूडी के बारे में बताया कैसे निकालते हैं, आरएमआर के बारे में बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर क्यू सिस्टम के बारे में बताया हमने, ठीक है। फिर हमने जीएसआई के बारे में बताया। फिर हमने आपका जीएसआई हो गया, आरएमआर हो गया। फिर हमने आपको सीएमआरआर के बारे में बताया। तो ये सब हमने आपको एक क्लास में बताया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अगले क्लास में हम लोग जो अलग अलग टाइप की चीजें होती है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, जैसे यूनिट वेट, डेंसिटी ऑफ रॉक, जैसे बल्क डेंसिटी होता है, ड्राई डेंसिटी होता है, सैचुरेटेड होता है, सबमर्ज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सेपरेशन, परमिबिलिटी क्या होता है, इंट्रिंसिक परमिबिलिटी, हाइड्रो कंडक्टिविटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आप ये क्लास समझ पा रहे हैं, अगर डीजे देशमुख का लेक्चर आप किए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं किए हैं तो जाके पहले कर लो फिर ये समझना। और अगर समझ पा रहे हैं आप और क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, तो आप कर लीजिए क्लासेस ज्वाइन। क्योंकि देखो यार, एग्जाम आपके लाइफ में एक या दो मौका ही आपको मिलेगा, या तो फिर आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो अगर अब भी देरी कर दिए तो हो सकता है आपका देर हो जाए, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग बंद भी करने वाला। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं एमसीएल एसएससीएल बैच का, तो 1800 रुपया अभी प्राइस है। इसके बाद ये सीधा ही बंद होगा, क्लोजिंग करने वाला हूं मैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो बैच को ले सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से लेकर के नोट से लेकर के पीपीटी से लेकर के सब आपको मिल जाने वाला है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा इसी के अंदर में मुफ्त। उसके लिए अलग से आपको कुछ चार्ज नहीं देना। अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो इसमें देखिए लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है, लाइव लेक्चर्स पढ़े हैं, ईएमटी वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1, डेमो लेक्चर, माइंस एक्ट, माइंस रूल, ओएसएच कोड का देखिए 13 लेक्चर पड़ा हुआ है, सीईआर 2010 प्लस 2023, एमबीटीआर, माइंस रेस्क्यू रूल, मिसलेनियस टॉपिक, एमएमडीआर, एमसीटीआर, सीएमआर, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस में देखिएगा हर चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। रॉक मैकेनिक्स का भी कराऊंगा, जैसे ओएसएच कोड का प्रैक्टिस करा एमसीक्यू, माइंस एक्ट का, माइंस रूल का, रेस्क्यू रूल का, एमबीटीआर का, सीईआर का। तो देखेंगे तो कुल मिलाकर के किसी तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, मेरा टारगेट यही है। हालांकि इसमें टेस्ट भी डाला हुआ है, देखिए अब टोटल 33 टेस्ट डाला हुआ है। इसमें मेरा टारगेट है 70-75 टेस्ट देने का, ठीक है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं और आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो में बहुत मेहनत लगा यार, 1 घंटा का लेक्चर है ये। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।